हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज का जो वीडियो है ये हमारी सीरीज़ का 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज के वीडियोस में 24 जून शिफ्ट सेकंड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी जीके क्वेश्चंस हम यहाँ एनालिसिस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, और टॉपिक वाइज कैटेगराइज भी किया है मैंने इन क्वेश्चंस को। सो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर से। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था का उपाध्यक्ष चुना गया था। करेक्ट आंसर है प्रसन्ना कुमार डी। सेकंड क्वेश्चन है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ की 67th जीबीएम के दौरान भविष्य केंद्रित किस प्रमुख पहल पर चर्चा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है हरित उत्पादकता 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र। एपीओ के बारे में मैं लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था मैंने आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और भी जो करंट अफेयर में इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो जो इससे पहले मैंने अपलोड किया था वो आप एक बार देख लीजिएगा। आईसीए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। The Institute of Chartered Accountants of India is a statutory body established in 1949 by an Act of Parliament to regulate the profession of chartered accountancy in India. इसे 1949 में स्टेब्लिश किया था एक्ट के थ्रू। स्टेचुरी बॉडीज होती हैं जो एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं। ओके, इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and is the second largest accounting body in the world. So ICAI जो है इंडिया की वो सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है वर्ल्ड की। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है वर्ल्ड की। ओके, 2024 के दौरान शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाली एसएचजी को सशक्त बनाना है। सेकंड कथन है यह योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। थर्ड ऑप्शन है इस योजना का उद्देश्य कृषि में उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करके महिला एसएचजी की आय बढ़ाना है। तो करेक्ट आंसर है इसका केवल 1 और 3। मतलब जो नमो ड्रोन दीदी योजना है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन आधारित कृषि सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाली एसएचजी को सशक्त बनाना है, और इस योजना का उद्देश्य कृषि में उपयोग के लिए ड्रोन प्रदान करके महिला एसएचजी की आय बढ़ाना है। एसएचजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एसएचजी जो है स्वयं सहायता समूह जिसका फुल फॉर्म है, कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपने रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। एसएचजी स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता की धारणा पर भरोसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योको ओगावा के उपन्यास मिनास मैच बॉक्स का
अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और उसे अगस्त 2024 में प्रकाशित किया गया। यह उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? करेक्ट आंसर है इसका जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली? करेक्ट आंसर है परमेश शिवमणि। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? परमेश शिवमणि। स्पेस एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाएगा? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है फ्रेम 2। स्पेस एक्स मिशन जो है, स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है, जो फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से प्रक्षेपित किया है फ्रेम 2 मिशन को। यह निजी अंतरिक्ष उड़ान ध्रुवीय कक्षा ऐसा प्रक्षेप पथ जिस पर मानव ने पहले कभी यात्रा नहीं की थी का अनुसरण करने वाला पहला मानव मिशन है और इसका उद्देश्य मुक्त उड़ान मिशन के दौरान मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव पर अनुसंधान करना है। ध्रुवीय कक्षा क्या होती है? ध्रुवीय कक्षा यह एक प्रकार की निम्न पृथ्वी कक्षा जिसकी ऊंचाई 200 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई है, जहां उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर ना जाकर मोटे तौर पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर सटीक ध्रुवीय कक्षा से 10 डिग्री तक विचलन हो सकता है यात्रा करते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में, ये जो है दिख रहा है आपको लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये सबसे पहले जो ऑर्बिट होता है इसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। इसके ऊपर है आपका पोलार ऑर्बिट, इसके ऊपर आता है आपका हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट और सबसे ऊपर आता है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार किस राज्य में 2013-14 और 22-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बचने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करता है, जैसे चर्चा पत्र, शोध पत्र, नीति पत्र और कार्य पत्र। इन सबको चर्चा पत्र कहते हैं। उन्हीं में से एक चर्चा पत्र में इसने बहुआयामी गरीबी से बचने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है, तो वो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया? भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया? करेक्ट आंसर है गुजरात। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यावधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को डैश से बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यावधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को डैश से बंद कर दिया जाएगा। करेक्ट आंसर है 26 मार्च 2025। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना क्या होती है? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य देश में निष्क्रिय पड़े सोने को जुटाना और उत्पादक कार्यों में उपयोग करना है। इसका मुख्य लक्ष्य सोने के आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू सोने को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, लेकिन 2025 में इसके कुछ घटकों को बंद कर दिया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता है तो क्या होगा? करेक्ट आंसर है, मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाएगा। मतलब अगर कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। मंत्रियों से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति संघ स्तर पर या राज्यपाल राज्य स्तर पर के द्वारा की जाती है। कार्यकाल इनका, मंत्री क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब कि जब चाहे राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको पद से हटा सकते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि विधानमंडल के संबंधित सदन में इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण परिषद को पद से हटाया जा सकता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी इनकी होती है, जबकि परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। व्यक्तिगत मंत्री भी अपने मंत्रालयों और विभागों के प्रति जवाबदेह है। विधानमंडल की सदस्यता, मंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं तो उन्हें अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? लोक अदालत में पहला ऑप्शन है संवैधानिक मामले, दूसरा है समझौते योग्य अपराध, तीसरा है जनहित याचिका का, चौथा है हत्या के मामले। करेक्ट आंसर है समझौते योग्य अपराध का। संवैधानिक मामलों का निपटारा जो होता है वो भारत में मुख्य रूप से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। जनहित याचिकाएं सार्वजनिक कल्याण और सामान्य अधिकारों की रक्षा के लिए दायर की जाती है, न कि व्यक्तिगत हितों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जनहित याचिकाएं किस अनुच्छेद के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालयों में भी जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जनहित याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती हैं, किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती हैं? तो अनुच्छेद 226 के तहत की जा सकती है। हत्या के मामलों का निपटारा अदालत में किया जाता है। यह मामला सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट में सुना जाता है, जो कि एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148। स्टूडेंट्स, मैंने केक के बारे में मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पिछली वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान जो है केक के, इसमें अनुच्छेद 148 कहता है कि केक की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। आर्टिकल 148 जो होता है वो केक की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि केक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 149 में है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा केक की सलाह पर। अनुच्छेद 151 कहता है संघ के खातों से संबंधित केक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। मतलब केक अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है संघ के खातों से संबंधित। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। स्टूडेंट्स, जो सुबह की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि
के अपनी जो राज्य की रिपोर्ट होती है, राज्य के लेखाओं की जो रिपोर्ट होती है वो किसे देता है? ठीक है, वो राज्य के राज्यपाल को देता है, ना तो वो मुख्यमंत्री को देता है ना प्रधानमंत्री को देता है, वो राज्य के राज्यपाल को देता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया है ऑलरेडी। ओके, अनुच्छेद 279 कहता है शुद्ध आय की गणना केक द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। स्टूडेंट्स, जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसके कई टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, जैसे केग हुआ, जैसे आगे हम हिस्ट्री में भी देखेंगे, एपीओ जो अभी हम करेंट अफेयर में क्वेश्चन देख कर आए हैं वो, इसरो के कुछ मिशन, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, जो सुबह की शिफ्ट में भी पूछे गए हैं और सेकेंड शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। ज्योग्राफी नेक्स्ट टॉपिक है, ज्योग्राफी। क्वेश्चन है आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? ऑप्शन है लेटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। करेक्ट आंसर है इसका जलोढ़ मृदा। स्टूडेंट्स, जलोढ़ मृदा जो होती है वो बहुत उपजाऊ मृदा होती है, ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, जो नदियां बाढ़ के द्वारा बहा के जो लाती हैं तो ये किनारों पर इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, इन्हें हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होती हैं और ये दो प्रकार की होती हैं, जैसे खादर मृदा वो होती है जो हर साल लाई जाती है। ठीक है, हर साल जो नई मृदा जमा होती जाती है उसे हम खादर मृदा कहते हैं। और दूसरी मृदा होती है भांगर मृदा। भांगर मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, जो बाढ़ के मैदानों से दूर होती है उसे हम भांगर मृदा कहते हैं। खादर मृदा बहुत उपजाऊ होती है, बल्कि भांगर मृदा कम उपजाऊ होती है। सेकंड क्वेश्चन है भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर डैश कहा जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा होती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसको भी हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल वैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्वी भारत। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं हमारी हिस्ट्री के। बट इस वीडियो में इनके बारे में डिस्कस काफी डिटेल में नहीं कर पाऊंगी, मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं फिर किसी और वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल से आपको डिस्कस करूंगी, या एक वीडियो हम अलग से बना लेंगे हिस्ट्री पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? करेक्ट आंसर है रुद्रसेन तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? करेक्ट आंसर है केरल। विद्रोह से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आया है, तो अगर आप एग्जाम देने जाएं आरआरबी का, नेक्स्ट जो भी एग्जाम आप देने जाएं, तो विद्रोह अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसरो के जितने मिशन हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन से ही बन गया कि मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। सेकंड क्वेश्चन है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर है कन्नौज। हर्षवर्धन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था सुबह की शिफ्ट में,
सो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने हर्षवर्धन जी के बारे में काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने। ये काफी इजी और कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसका आंसर तो कि सभी को पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? करेक्ट आंसर है 1937। भारतीय रिजर्व बैंक बना कब था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो 1935 में हुई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे बन गया जी। नेक्स्ट उसमें हो सकता है पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1935 में हुई थी। हो सकता है एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो वो मुंबई में है। भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? करेक्ट आंसर है माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार देने के लिए प्रदान की जाती है? करेक्ट आंसर है सीमांत स्थायी सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा संभव हुई। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सन 1991 के सुधारों के बाद भारत में गठित होने वाला पहला निजी बैंक था? उदारीकरण से बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा संभव हुई। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सन 1991 के सुधारों के बाद भारत में गठित होने वाला पहला निजी बैंक था? करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। नाइनटीन 1991 के सुधारों ने दक्षता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर नीति परिवर्तनों को जन्म दिया। 2017 में लागू किए गए किस कर सुधार का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत करना था? 1991 के सुधारों ने दक्षता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कर नीति परिवर्तनों को जन्म दिया। 2017 में लागू किए गए किस कर सुधार का उद्देश्य भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत करना था? करेक्ट आंसर है GST। 2017 में जो कर लागू हुआ था वो GST था। भारत की हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से समझाता है कि टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस क्यों माना जा सकता है? अब टच स्क्रीन जो है, जो हम यूज कर रहे हैं मोबाइल में, टैबलेट्स में, लैपटॉप में, तो इसको इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस माना गया है। ठीक है, तो ये हमें समझाना है कि क्यों माना गया है। ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है यह यूजर को विजुअल डेटा के साथ इंटरेक्ट करने और कंप्यूटर को टच सिग्नल भेजने की सुविधा देता है। मतलब हम इसमें टच स्क्रीन के थ्रू सिग्नल भेजते हैं तो वो इनपुट हो गया, और जो विजुअल डेटा हमें मिलता है वो आउटपुट हो गया। ओके, कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? सो आवश्यक सिस्टम निर्देशों को संग्रहित कौन करता है? रोम करता है। आंसर है रोम।
रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, और रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में नाम से फाइलों को शॉर्ट करने का सबसे सरल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। सो करेक्ट आंसर है, राइट क्लिक करें, ग्रुप बाय सिलेक्ट करें, नेम पर क्लिक करें। सो जितनी भी फाइल है वो शॉर्ट लिस्ट में अरेंज हो जाएंगी नेम वाइज। ओके, कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट का यूज तो हम फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। ओके, जो ऑप्शन 4 दिया है कि फाइलों को मैनुअल रूप से वर्णमाला क्रम में ड्रैग करें, तो वो कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। हमसे पूछा गया है कि नाम से फाइलों को शॉर्ट करने का सरल तरीका क्या है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ग्रुप बाय में जाते हैं। ग्रुप बाय में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अगर आपने यूज किया इसको तो, जिसमें हम साइज नेम के द्वारा, साइज के द्वारा, या जो करेंट है मतलब न्यू से लेके ओल्ड तक, उस तरह से हम फाइलों को अरेंज कर सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइडों को रीऑर्गेनाइज करने और संपूर्ण प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर का अवलोकन प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यू सर्वाधिक उपयुक्त है। स्लाइडों को रीऑर्गेनाइज करने का, ठीक है, उसके लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं गाइस। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, जितनी भी हमारी स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन की, वो एक ही स्क्रीन पर हमें सभी स्लाइड्स दिख जाती हैं, ठीक है, रीऑर्गेनाइज हो जाती हैं। उससे हमें संपूर्ण प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि हमारा पूरा प्रेजेंटेशन कैसा बनने वाला है एक ही बार में। जो रीडिंग व्यू होता है उसमें हम हमारी जितना भी स्लाइड्स रहती हैं उनको हम रीड कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू वो होता है जहां पर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, जहां हमारी मेन स्लाइड होती है उस पर हम एडिटिंग करते हैं, उस पर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और साइड में हमारी स्लाइड्स भी चलती रहती हैं। ठीक, स्लाइड शो व्यू वो होता है F5 की फंक्शन की के थ्रू हम स्लाइड शो व्यू करते हैं, और जिससे हमारा प्रेजेंटेशन रन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करती है। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करती है। सो डेटा को प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। रैम तो मेमोरी होती है, एचडीडी भी नहीं करता है, एफडीडी भी नहीं करता है। करेक्ट आंसर है सीपीयू। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस। साइंस का पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है। थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है। करेक्ट आंसर है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर है उत्प्लावक बल। हृदय चालक तंत्र में किस संरचना को प्रत्येक हृदय स्पंद को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी पेसमेकर के रूप में मान्यता प्राप्त है। करेक्ट आंसर है पोर्टरा लिंथ नोड। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव कौन सी जनजातीय समूह बनाती है। सो करेक्ट आंसर है नागा। नेक्स्ट टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स। क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं जिनमें बौद्ध भित्ति चित्र हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बाघ गुफाएं, ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट पर्संस, श्री रंगम श्रीनिवास राव श्री जिन्हें 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ने मुख्य रूप से किस भाषा में कविताएं लिखी हैं। करेक्ट आंसर है तेलुगु।
लास्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। कौन सा देश 2025 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष फुटबॉल क्लब भाग लेंगे? 2025 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा, कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास और सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको नहीं लग रहा है कि कंटिन्यू करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है? और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू।